हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में समझेंगे और हम उसके टाइमलाइन को देखेंगे थ्रू द मल्टीपल ऑफ ए केसेस। यानी कि किन केसेस से होते हुए आज जो हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर एक डॉक्ट्राइन जो जुडिशरी ने दे रखी है वो किस तरह से किन किन केसों से होते हुए आए हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला केस जो 1951 में आता है, लेकिन उससे पहले 1951 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक एक्ट लेकर आती है जिसे हम कहते हैं लैंड सीलिंग एक्ट पास करती है। इस एक्ट के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, जिसके पास हंड्रेड्स ऑफ द एकड़ ज़मीन जिसके पास थी उनको वो रीडिस्ट्रीब्यूट करना चाहती थी फॉर उनको जो उन ज़मीनों के ऊपर अपनी खेती कर रहे थे थ्रू आउट द लॉन्ग पीरियड ऑफ ए ईयर्स से कर रहे थे। तो सरकार उनको टेनेंट्स एक्ट्स के थ्रू उनको उनका उस ज़मीन का मालिक बनाने के लिए ये एक्ट लेकर आई थी। उसी के चलते जब 1951 के अंदर जब ये एक्ट आया तो उसी के साथ ना, क्योंकि उस समय अगर हम देखें तो हमारे जब कॉन्स्टिट्यूशन जब इनेक्ट किया गया तो हाँ, ये जो लैंड सीलिंग एक्ट का जो मेन पर्पस था, क्योंकि हमने अपने हिस्ट्री के अंदर वी नो इज़ वेरी वेल कि जो ज़मींदारी सिस्टम थी जो वी हैड टू द फॉलो फ्रॉम द ईयर्स बाय द ईयर्स, एंड वी सॉ दैट कि द जमींदार्स दे आर कॉन्टिन्यूसली वायलेटिंग द ह्यूमन्स कंडीशंस फॉर द फार्मर हु हैड टू बी द वर्क ऑन देयर द लैंड्स। सो दैट्स वाई इसी के चलते ये एक्ट लाया गया था। और उस टाइम गवर्नमेंट की इंटेंशन बहुत क्लियर थी कि हमें क्या करना है, हमें मास इंक्लूजन करना है लोगों को, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास कम से कम इतनी ज़मीन तो रहे कि कम से कम वो अपना जीवन यापन कर पाए। इसी के चलते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है कि लैंड सीलिंग एक्ट पास करती है। और उस समय द राइट टू द प्रॉपर्टी थी वो एक फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में रखा गया था। वो तो उसी को इस एक्ट के चलते पर्सन शंकरी प्रसाद क्या करते हैं, अप्रोच करते हैं टुवर्ड द सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट रूल दैट द पार्लियामेंट हैज़ द पावर अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368 इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट। यानी कि सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि पार्लियामेंट के पास पावर है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को बदलने के पावर है किसके पास, पार्लियामेंट के पास। किसके माध्यम से, अंडर द आर्टिकल 368, और जिसके अंदर अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जा रहा है तो उसके अंदर अगर कोई फंडामेंटल राइट भी अगर आ रहा है तो भी उसके अंदर वो इंक्लूड करेगा। तो उस टाइम गवर्नमेंट की इंटेंशन भी बहुत क्लियर थी, बहुत साफ सुथरी थी, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट भी इस एक्ट के चलते इस एक्ट में वो अपनी जो जजमेंट है वो शिफ्ट कर देती है टुवर्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट के आइडियोलॉजी के हिसाब से। तो उसके हिसाब से तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट फेवर करती है पार्लियामेंट के पार्लियामेंट के रूल को, एक्ट को। उसके बाद फिर फर्दर 1967 में एक और केस आता है गोलकनाथ। और सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, इस गोलकनाथ केस के अंदर जो इससे पहले शंकरी प्रसाद केस के अंदर जो उसने जजमेंट दिया था, उसने अपनी जजमेंट को क्या कर रही है, वो रिवर्स कर रही है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट रिवर्स इट्स द अर्लियर डिसीजन। क्यों? क्योंकि जो 17 अमेंडमेंट एक्ट आया था 1964, यानी कि इस अमेंडमेंट के तहत क्या किया गया था कि जो शेड्यूल 9 है, शेड्यूल 9 के अंदर कुछ सर्टेन्स एक्ट्स को इंक्लूड कर दिया गया था। और इसके फिर दोबारा जब ये 17 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1964 में आया और उसके चलते 9 शेड्यूल के अंदर कुछ सर्टेन लॉज को इंक्लूड किया गया, तो फिर दोबारा फर्दर से उसको चैलेंज किया जाता है। तो जब फर्दर उसको जब चैलेंज किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट रूल that the fundamental rights are given are the transcendentals and in the immutable position। यानी कि जब इसको चैलेंज किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जो भी फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं वो एक अपने आप में इम्यूटेबल है, यानी कि उसको वो अपने आप में ऐसे एक रिजिड है, वी कांट द चेंज इट, हम उसको चेंज नहीं कर सकते।
और पार्लियामेंट उसी के साथ सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि पार्लियामेंट कैन नॉट अब्रीच और द टेक अवे एनी फंडामेंटल राइट्स थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज द ऑल्सो अ लॉ विद द मीनिंग ऑफ द आर्टिकल 30 would be the void for the violation any of fundamental rights। यानी कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि पार्लियामेंट के पास पावर नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू वो क्या करे, लोगों के फंडामेंटल राइट्स को ले उसका हनन करे। अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट क्या करता है कि अगर ये फंडामेंटल राइट्स को अब्रिज करता है तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है वो एक लॉ आएगा और उस लॉ को हम समझेंगे किसके अंदर, अंडर द आर्टिकल 13। और आर्टिकल 13 के चलते अगर इस कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के चलते अगर लोगों का फंडामेंटल राइट वायलेट किया जाता है तो दैट्स द क्या है, वो उसको पार्लियामेंट कर ही नहीं सकती, यानी कि वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा। तो यहाँ पर एक आर्टिकल 13 है, उसको हम पहले समझ लेते हैं। आर्टिकल 13 इज टॉकिंग अबाउट द सेफगार्ड्स had been provided in the safeguard of the citizen fundamental right through the judicial review। ओके, तो जब सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू किसी भी नागरिक का फंडामेंटल राइट पार्लियामेंट नहीं ले सकता, तो उसके रिएक्ट में पार्लियामेंट रिएक्ट क्या करती है टू द सुप्रीम कोर्ट द जजमेंट इन द गोलकनाथ केस 1967 बाय इनैक्टिंग, एक दोबारा से एक अमेंडमेंट किया जाता है 24th अमेंडमेंट एक्ट इन 1971। और इस एक्ट में क्या किया जाता है, अमेंड ही कर दिया जाता है आर्टिकल 13 एंड 368 को। और ये कहा जाता है कि इट डिक्लेयर दैट कि पार्लियामेंट हैज़ अ पावर टू अब्रीज और द टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट अंडर द आर्टिकल 368। और जो भी लॉ यानी कि सच ऑफ द एक्ट, यानी कि कौन सा एक्ट, 24th अमेंडमेंट एक्ट will not be a law under the meaning of the article 13, यानी कि उसको जुडिशियल रिव्यू के एम्बिट से उसको क्या कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा। अब ये जो सेफगार्ड है ये क्या कर रहे हैं कि पार्लियामेंट अपने आप को क्या कर रही है, सुप्रीम दिखा रही है किसके ऊपर, जुडिशरी के ऊपर। तो उसी के साथ फिर दोबारा इन 1973 के अंदर एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट आता है और एक बहुत लैंडमार्क केस भी हुआ जिसके थ्रू इट्स द ले डाउन द फाउंडेशन ऑफ द क्या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और हमें पता है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर दैट इज़ द इनोवेशन ऑफ द इंडियन जुडिशरी। ये एक इनोवेशन है, कहाँ पे, ये इनोवेशन है इंडियन जुडिशरी का। एंड द वर्ड ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर had not been defined and had not to be inculcated in the original constitution. So in the 1973 the case one and the Bharti case, Supreme Court overruled its the judgment in the गोलकनाथ केस के अंदर उसको ओवर रूल करती है। यानी कि जो गोलकनाथ केस के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था पार्लियामेंट के पास पावर नहीं है कि अंडर द आर्टिकल 368 के तहत किसी भी नागरिक के फंडामेंटल राइट का अब्रीज और टेक अवे कर ले, तो उसी को वो क्या कर रही है, इसमें क्या करती है, दोबारा से ओवर रूल्ड कहती है। और इट अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ द 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971, यानी कि जो 24th अमेंडमेंट के तहत जो दोबारा से किया जाता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि अंडर द आर्टिकल 368 के तहत सर पार्लियामेंट क्या कर सकती है, फंडामेंटल राइट को टेक अवे कर सकती है, ब्रिज कर सकती है, वहाँ पर उसको दोबारा से उसको अपहेल्ड करती है। लेकिन साथ में और भी चीज़ें क्या करती हैं, देती हैं। द पार्लियामेंट इज़ ए एम्पावर, जिसके अंदर क्या करती है, यानी कि इस जजमेंट के अंदर क्या कर रही है कि पार्लियामेंट को एम्पावर किया जा रहा है टू अब्रीज और द टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट। लेकिन सेम टाइम पर जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट कुछ और भी चीज़ रखती है। एट द सेम टाइम इट ले डाउन द न्यू डॉक्ट्राइन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। और उसके साथ सुप्रीम कोर्ट कहता है कि पार्लियामेंट अंडर द आर्टिकल 368
डज नॉट इनेबल टू अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है कि केशवानंद भारती केस के अंदर जो 24 जो अमेंडमेंट था उसको अपहेल्ड कर रहा है, अपनी प्रीवियस जजमेंट को अपहेल्ड कर रहा है और वैलिडेट करता है 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 को। लेकिन साथ साथ में ये भी बताता है कि अगर पार्लियामेंट आर्टिकल 368 का यूज़ करते हुए अगर कोई भी अल्टरेशन करती है बेसिक स्ट्रक्चर, दैट इज़ टू बी नॉट टू बी कैपेबल। और उसी के साथ फिर फर्दर 1981 के अंदर एक केस आता है, वामन राव केस, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट फर्दर क्लासिफाई करती है कि सुप्रीम कोर्ट द फर्दर क्लैरिफाइड दैट कि इट वुड अप्लाई टू द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इनेक्टेड आफ्टर द अप्रैल 24, 1973। यानी कि सुप्रीम कोर्ट फिर दोबारा ये क्लैरिफाई करती है नमन राव केस के अंदर कि जो जुडिशियल रिव्यू का जो कंसेप्ट है, बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अब क्या होगा, 24 अप्रैल 1973 के बाद वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। ठीक, तो उसके साथ साथ अब हमारे पास, क्योंकि जो बेसिक स्ट्रक्चर है दैट हैज़ बीन नॉट टू रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो that is the innovation of the Indian judiciary, and that what is the ambit and what are the elements has been and now is within the ambit of the basic structure, that the element has been the clarified time to time according to the Supreme Court and the judgment. So now we have of the sum of the example. There are more of the example, but I'm just giving the sum of the element whatever that has been the written here. तो एलिमेंट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर देखेंगे कि सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। दैट्स इज द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, ये होना ही चाहिए। अगर कोई भी लॉ इन सब चीज़ों के ऊपर, अगर कोई भी लॉ इन चीज़ों को तोड़ रहा है या उसको वॉयलेट कर रहा है, तो दैट्स इज अ कैच, जुडिशरी हैज़ अ पावर टू रिव्यू एंड दैट्स द कम अंडर द एम्बिट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, sovereign, democratic and the republican secular state, separation of the power between the legislature, executive and the judiciary, federal character, unity and the integrity of the nation, welfare state, judicial review, freedom and the dignity of the individual, parliamentary system, rule of law, harmony between the fundamental rights and the directive principal state policies, principle of equality, free and the fair election, independent of the judiciary। यानी कि इस ambit को, whatever the ambit now right now we have in the basic structure, it can further be the expanded, further will be the expand on the basis of cases to the cases। तो आपको वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ अपना कमेंट सजेशन जरूर दीजिएगा। थैंक यू।